Namaste, Jai Hind, and welcome, ladies and gentlemen. Building up to the Pran Pratishtha of Ram Lalla at Ram Lalla Virajman in Sri Ayodhya, we're also trying to talk and dive deeper into our own culture, our own civilization ethos, and this way of life, as the Honorable Supreme Court has called it, the Hindu way of life in Hindustan or in Bharat. Taking the conversation forward, let's try and understand what is the bedrock of our society and this way of life. Is it a belief system? Is it a knowledge system? Is it gender neutral or is it patriarchal or is it matriarchal? How does society define itself in its current shape and how was it actually envisaged over the eons? Let's try and understand that. Swami Vijnananand is with us, scholar, और बहुत सारे आप कैप्स पहनते पर अभी मैं आपको स्कॉलर पर ही सीमित रखूंगा. विज्ञानानंद जी, स्वामी जी, आभार. प्रोफेसर नचिकेता तिवारी, प्रोफेसर at IIT Kanpur is with us. And we also have Dr. Sonia, who's a PhD in Sanskritam and she's also a professor at IGNOU. आप पंडिता भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, so we've got some really enlightened minds with us. So let's ask. सोनिया जी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा. हाँ जी. हमारा जो ये वे ऑफ लाइफ है, is this gender biased? ये क्या पुरुष प्रधान है? बिल्कुल भी नहीं. इसमें मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने पुरुष शब्द ही लिया, जहाँ से ये संस्कृत का ये जो शब्द लिया है और जिसको देख करके केवल हमने एक मेल बॉडी तक ही इसको सीमित कर दिया है. इसी शब्द की ही जब एटमोलॉजी अगर हम देखते हैं वेदों में, पुरी शेते इति पुरुष, कि जो पुरी किसी शरीर में निवास करता हो उसको पुरुष कहा गया. तो शरीर में तो कोई भी आत्मा, तो वो चाहे किसी स्त्री फीमेल बॉडी में है आत्मा, वो भी पुरुष, और चाहे जो मेल बॉडी में है वो भी पुरुष है. तो जब आत्मा जिस शरीर में भी वास करे तो वो पुरुष हो जाता है. इस शरीर में पुरी में रहने वाला जो पुरी भी में है, रहने वाला, अच्छा, तो शरीर उसके लिए पुरी हो गया, घर हो गया. अच्छा, तो जो भी ज्ञान परंपरा बोली गई है संस्कृत में, जहाँ पुरुष कह करके आया है, वहाँ पर वो उस एक चेतना जीवित उसके लिए कहा गया है. चाहे हम पुरुष सूक्त की बात करें, जिसमें कि पूरी एक सृष्टि प्रक्रिया के उदाहरण से बताया गया कि पुरुष का शरीर ऐसा, तो पुरुष का शरीर केवल मेल बॉडी नहीं, तो बाइस्ड नहीं है अपना वे ऑफ लाइफ. तो पुरुष का मतलब ही आप ये कह रहे हैं कि एनीथिंग दैट हैज कॉन्शियसनेस, तो ये शरीर एक बॉडी हो गया, लिविंग स्थान हो गया आत्मा के लिए, तो इसीलिए मैं पुरुष हूँ, इसलिए आप पुरुष, मेरा जेंडर मेल है इसलिए मैं पुरुष नहीं. तो पुरुष शब्द आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है. दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. भाषा भी. ये जो सोनिया बताएगी, द प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत का ओरिजिनल जो टर्मिनोलॉजी है, उसको सही तरीकों न समझ करके बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और उसको अपने दृष्टि से मैनिपुलेट करते रहे. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है. तो असली डिक्शनरी छोड़ के अपनी डिक्शनरी निकाल ली है लोगों ने, ऐसा आप कह रही हैं? बताइए. तो आप ये कह रहे हैं कि पुरुष का मतलब ही वो है, पुरुष का मतलब आत्मा के लिए. और जहाँ शरीर के भेद पर आकर के दोनों के कर्तव्यों में, कार्यों में जहाँ अंतर आता है, वहाँ पर अलग अलग भी बताया है कि महिला के लिए इस तरह के कार्य, या नर नारी पुरुष, जहाँ पर वो एक शरीर पर आकर के सीमित हो जाते हैं, उस शरीर भेद के कारण जो उनके कार्य गुण या कैसे उनका वे ऑफ लाइफ, क्योंकि अंतर तो आता ही है, उसका भी अलग से वर्णन है. पर तो फिर ये कहते हैं कि देखिए आपके शास्त्रों में लिखा है कि बेटियों को घर पे रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, आप विद्वान नहीं हो सकते. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ये सही है कि गलत है? नहीं, जस्ट हियर ऐड करता हूँ मैं. सोनिया ज्यादा एक्सप्लेन करके, क्योंकि खुद गुरुकुल में पढ़ी है. देखो क्या आप भी तो पढ़े हैं. मैं भी गुरुकुल में पढ़ा हूँ. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है कि व्याकरण का एक नियम है, एक शेष है ना. जैसे सोनिया बाद में आपको बताएगी, पुत्रश्च इति पुत्रिश्च इति पुत्र. पुत्र और पुत्री दोनों को अगर आपको कहना होगा एक वर्ड में, तो कहोगे पुत्र से. क्यों कहोगे? क्योंकि पुत्र शॉर्ट है, पुत्री बड़ा है ना. तो व्याकरण का नियम है शॉर्ट से बोलना. तो पुत्र हमारे संस्कृत में जहां पर भी आता है, तो वो इम्प्लाइड है कि उसमें पुत्री इंक्लूडेड है. तो इट्स नॉट दैट इट इज ओनली के मेल, इट्स नॉट द मेल, इट्स द संतान. हाँ, संतान के ऑफस्प्रिंग. यस, इंग्लिश में कह सकते हो ऑफस्प्रिंग के लिए, उसी के लिए है. जैसे कई बार एक क्रिटिसिज्म होता है दैट शतपुत्रवती भव. तो बोलते हैं कि वो मे यू बियर 100 sons. दैट ट्रांसलेशन इज इनएक्यूरेट बिकॉज देयर द वर्ड पुत्र 100 चिल्ड्रन है. इट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 100 चिल्ड्रन. 100 चिल्ड्रन. इसका एक और चीज मैं बता रहा हूँ, गाँव में चले जाओ, कोलोकियल लैंग्वेज में, जैसे मैंने देखा है,
हम लोग के पिताजी वगैरह कभी अपनी बेटियों को बेटी नहीं बोलते थे, बेटा ही बोलते थे। बेटा ही बोलते थे। बेटा अभी भी पंजाब में हाँ, पुत्र, सब नहीं, हाँ, सब पंजाब ऐसा- में पुत्र सभी बोलते जगह अभी भी बोलते हैं। उसका कंटेक्स्ट वही है कि उसके अंदर बेटी इम्प्लाइड है, अलग से नहीं है। उसको इससे- एस्टैब्लिश करने की हाँ, आवश्यकता नहीं है। नहीं है। लेकिन ये लोग जो आजकल इस तरह के जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में इसको ना समझते हैं, वो इस तरह की व्याख्या करने लगते हैं। पर आप गुरुकुल में पढ़ी हैं? हाँ, मैंने गुरुकुल में अध्ययन किया। शिक्षा तो एक ये भेदभाव होता है जो नॉलेज देने में कि आपको क्या सिखाया जाएगा और एक मेल को क्या सिखाया जाएगा। मैं पुरुष नहीं बोलूंगा आपसे मेल को क्या सिखाया जाएगा, इसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है? डिस्क्रिमिनेशन आज वाला पक्षपात ये शब्द नहीं कहूंगी मैं। हाँ। मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, दोनों के लिए अध्ययन क्षेत्र अवश्य अलग अलग होते हैं। हाँ। कि एक महिला को क्या पढ़ना चाहिए, उसके शरीर आधारित कुछ प्रायोरिटी अलग रहती हैं। अगर उसको उस दिशा में उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, स्वयं की भी इच्छा रहती है अगर वो दूसरे विषय भी पढ़ना चाहती है, तो कुछ विषय ऐसे हैं कि जो स्त्री अगर ज़्यादा जानती है, जिससे वो अपने शरीर का भी स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकती है और उससे आधारित जो भी उससे संबंधित हैं उनका भी वह ध्यान रख करके एक अच्छा समाज की ओर निर्माण कर सकती है। लड़कियां कमजोर हैं, लड़ नहीं सकती, ट्रेनिंग नहीं ले सकती। लेट मी ऐड हियर, क्या है सोनिया उसको समझ नहीं बता रही। देखो, हम व्याकरण पढ़ते हैं ना, हम भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं। हम दोनों की व्याकरण पढ़ते, हम दोनों का व्याकरण अलग नहीं है। हमारा वेदांग जो है, दोनों एक ही पढ़ते हैं। हम दोनों वेदांग में हमारा अंतर नहीं है। हम उपांग पढ़ते जिसमें 100 दर्शन है, हम सब चीज वही पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जहाँ लड़कियों का गुरुकुल है वहां पर घुड़सवारी है, तीरंदाजी है, सभी चीजें हैं। कुछ चीजें मान लो अब जैसे है जहाँ नाट्य होगा ना, नृत्य होगा, तो हो सकता है स्वाभाविक रूप से लड़कियां ज्यादा उससे एक्सपर्ट होंगी ना, तो वो करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, है ना। आप समझ, इस तरह का है, सोनिया करे। लेकिन जो बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज है तो सब एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। ऐसा ही जैसे शुरू से ही वेद पढ़ना है, मैंने भी वेद पढ़ा है और व्याकरण पढ़ी है। जैसे स्वामी जी ने गुरुकुल लड़कों के गुरुकुल में पढ़ा होगा, ऐसे लड़कियों के में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मेल ही पंडित बन सकते हैं, हाँ, शादियां सिर्फ मेल करा सकते हैं, महिलाएं नहीं करा सकती, ऐसा कुछ है हमारे इसमें रीति रिवाजों में? ऐसा कहीं लिखा है हमारे में लिखा है? मैं अगेन वही मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर भी लिखा है पंडित का वर्णन है, वहां पर तो शब्द वही है ना, लेकिन अच्छा, हाँ, शब्द तो वही है, लेकिन जो ना समझ करके लोगों ने उसको कर दिया। जो पढ़ा हुआ है वो पंडित है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, वो सब करा सकते हैं। ये एक विशेषण बन जाता है उसका, जिसने अध्ययन कर लिया। अब वो जैसे कि हम कहते हैं दही जम गया कि दही जम गई, तो वो मेल और फीमेल होने से उस दही शब्द में अंतर नहीं आ रहा है। जो दूध चेंज होकर के दही तो दही है। ऐसे ही जिसने भी उस तरह की योग्यता प्राप्त कर ली है, वह पंडित है, वह संस्कार करा सकता है। तो कोई भी पंडिताई का काम, जिसको विवाह संस्कार भी मैं भी कराती हूँ। तो आप कराती हैं विवाह संस्कार? हाँ, वो भी कराती। कोई भी यज्ञ इत्यादि इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि केवल पुरुष ही कराए। नहीं, पर आपको उसका ज्ञान होना, आई थिंक एक और करना उसको बताना चाहिए। जैसे हम लोग गुरुकुल में पढ़े हैं, तो हम लोग डेली हवन करते थे, यज्ञ जिसको बोलते करते थे, ये लोग भी करते थे। कोई किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई तो यज्ञ आप भी करते हैं, हवन भी, डेली का नियम था। तो नियम ये कहता है कि जिसको आता है वो करे। हाँ जी, हाँ, वो आता और आती में भेदभाव नहीं है। ये तो केवल कम्युनिकेशन में आ गया है। हम पुरुष शब्दों के साथ भी जब लिंग लगा करके बोलते हैं, उससे उसके यथार्थ अर्थ में अंतर नहीं आता है। तो आप ये कह रहे हैं, तो यानी आप भी कह रहे हैं कि कोई आपको, अगर आपको ज्ञान है और आप जानती हैं, प्रक्रिया जानती हैं, विवाह करना जो करवाना आप जानती हैं, तो आप कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती। और ये आपको कोई रोकता नहीं? कोई नहीं रोकता है। तो असली क्या हुआ, मुस्लिम पीरियड में जब अटैक हो गया, अटैक कहाँ से प्रॉब्लम हुआ मैं आप बता रहा हूँ। मुस्लिम पीरियड में अटैक होगा तो समाज में सिक्योरिटी नहीं थी। जो बता रहा हूँ, पुरानी परंपरा क्या थी कि लड़कों को और लड़कियों दोनों को यज्ञोपवीत किया जाता था। जनेऊ, उपनयन करने के बाद का नियम पुरानी परंपरा है कि आप उसको गुरुकुल में भेज देते हो पढ़ने के लिए, है ना। जिसको आज भी जब उपनयन होता है तो वहां होता है काशी गमन, है ना। काशी गमन है ना, एक प्रकार काशी जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि समाज में सुरक्षा नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों ने हरम में अपनी हमारी लड़कियों को ले जाने लगे। तो हमारे समाज के लोगों ने क्या किया, लड़कियों को यज्ञोपवीत नहीं करो। जब यज्ञोपवीत नहीं करोगे तो उनको भेजना नहीं पड़ेगा गुरुकुल। गुरुकुल बंद, उन लड़कियों के गुरुकुल बंद हो गए।
सेफ्टी नहीं है तो ये जो पवित्र नहीं करूँ तो उनको तो आप ये कह रहे हैं कि शिक्षा लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बंद हो गई? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर से अब जैसे वो तो आज भी हम देख रहे हैं कि स्कूल इसीलिए बंद हुआ है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ तो बेटियां वापस स्कूल जा रही हैं। जा रही है ना, आप देख लो ना, कश्मीर में जा रही है ना, आज देखो क्या प्रॉब्लम हो तो गया आप मुझे ये अफगानिस्तान में। कह रहे हैं कि मुझे तो ये बताया गया सिर्फ बच्चों बेटे का यज्ञोपवीत होता है, बेटियों का नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं मेरी बेटी है और मेरा बेटा, मैं दोनों का यज्ञोपवीत करा सकता हूं? आप जाके देखो, आप अगर देखो उत्तर भारत में तो कोई मंदिर नहीं है ना, सब टूट गए, सब मॉडर्न मंदिर हैं सब। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में चले जाओ, हाँ ऊपर गोपुरम पर मूर्तियां बनी हुई है ना जी, जो देवी देवता यक्ष बहुत सारे मूर्तियां बनी हुई, तो आप उनमें लेडीज मूर्तियों को ध्यान से देखो, उनमें सब में जो पवित्र है उपनयन है, इससे बड़ा है क्या होगा। और आप जो शिल्प शास्त्र वाले हैं, जो दक्षिण में उनको कहते हैं स्थपति, वो स्थपति के पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि आप जब ये मूर्ति बनाओगे तो उसके अंदर उपनयन होना चाहिए, उपनयन होना चाहिए। तो ये सब चीज तो प्रमाण है। तो यानी अगर मैं अपनी बेटी का भी उपनयनम करना चाहूँ तो कर सकते हैं, करना चाहिए। अब हम आज स्वामी जी मैं कहती हूँ कि स्कूल जाने से पहले बच्चे की मॉडर्न उसमें भी एक सेरेमनी करते हैं कि स्कूल जाएगा पहली बार उसको भेजने के लिए, जैसे बाद में भी सेरेमनी। तो ये भी ये जो पवित्र संस्कार जो होना उपनयन कि गुरु के पास पढ़ने से पहले की जो ये प्रक्रिया है, उसमें ये सबका ही होता था जो भी पढ़ता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, अब उसके अब माता पिता भी तैयार है कि अब इसकी पढ़ने की आयु आ गई है, इसको भेजना है, वो संस्कार करके ही उसको भेजा जाता है। देखिए कई सारी भ्रांतियां आपने अभी 10 मिनट के अंदर आपने नहीं, इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाहिए कि आफ्टर 1947 हिंदू समाज में कितनी तेजी से जो एक्सपेंशन हुआ है एजुकेशन का, एंड द सोसाइटी एट लार्ज हैज नॉट हेजिटेटेड टू एजुकेट देयर गर्ल्स एट ऑल। और इसमें why is this attitude in other societies it took them hundreds of years to get to this state। अभी भी अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ है, देखो तालिबान के आते बंद हो गए। देखो हमारे यहाँ देखो जैसी समाज ओपन हुआ, जो हमारा समाज सनातनी पौराणिक समाज जो मूर्ति पूजा जो इन सब चीजों में विश्वास, उन लोगों ने देखो अब सनातन धर्म कन्या विद्यालय सबसे ज्यादा है, करेक्ट है ना, तो उन्होंने सबको एक्सेप्ट किया हमारे, क्योंकि ये हिस्टोरिकली हमारे समाज में इंग्रेन था। हम तो जिसको बोला ना लॉ एंड ऑर्डर के कारण से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट टाइप, जिसको कहते हैं डिफिकल्ट टाइम, जो में डेस्परेट टाइम है, तो उसमें डेस्परेट मेजर थे, तो कुछ हमने ऐसे डेस्परेट मेजर बनाए थे अपने आप को बचाने के लिए। जैसे ही वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन खत्म हुआ, हमने तो ये कहने पिछले 1200 साल की ये विकृति है, उससे पहले हमारी प्रकृति में ये था कि हम सबको समान तरीके से शिक्षा दें। भाई उसी कारण से तो देखो कि साउथ ईस्ट एशिया में ही देखो, इवन भले ही पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, हमने विमेन प्राइम मिनिस्टर बनाए, विमेन प्रेसिडेंट बनाए, और कहीं आज तक अमेरिका में कोई ह्यूमन प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, मुझे बता दो। नहीं, तो क्योंकि वो हमारे संस्कृति में ही so are we a belief system or are we a knowledge system? Nachiketa. So the fundamental fulcrum of our society is knowledge. It's knowledge. So you're saying vidya and different forms. Knowledge, and it is embedded. This idea is embedded in the terminologies themselves. So you look at the Hindu society at large, and there are 4 parallel streams running. One is the Vedic stream. Yeah. The other one is the Bodh stream. The third one is the Jain stream. Fourth one is the Sikh stream. Sikh stream. Now you look at these terms: Vedic, Ved, knowledge, Vidya, knowledge. Bodh, Gautam first acquired wisdom or Gyan. Bodh. And then he became Buddha. So the followers of Gautam should have been called Gautamists, but they call themselves Bodh because they are following the Buddhi and the understanding and the realization of Gautam Buddha. Consciousness, enlightenment, enlightenment, that's what they follow. Then you have this term Jain. It comes from this root Jin. And Jin is a person who has conquered himself or herself. How do you conquer yourself? I can conquer an outsider by beating you up. But I cannot conquer myself by beating myself up. So you have to know about yourself. Again, knowledge. So again knowledge. And then the fourth word is Sikh. Sikh, Shiksha. Kiski Shiksha? Shiksha of all the gurus which have been compiled in that book. Guru Granth Sahib. They don't call it Guru Granth book. वो उसको साहिब की संज्ञा दे रहे हैं. That knowledge is at the
topmost level. It is the topmost level. This is a very fundamental difference. And then you compare this with other traditions. This has nothing to do with demeaning or other things. But then in other traditions, you have beliefs. So if you believe in a particular system, you are a good believer. If you do not believe, and you may have the best conduct possible, you are not a good believer. You're still a non-believer. You are a non-believer. Kufr. Oh, Kufr or disbeliever. Disbeliever, or non-believer. Non-believer. हाँ. Infidel. हाँ. So, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का अधिष्ठान ज्ञान है. और लास्ट पॉइंट बोलूंगा. हमारे एक शब्द होता है सच्चिदानंद. हाँ, सच्चित आनंद. हाँ. 3 उसके धातु हैं. सत, ट्रूथ. ट्रूथ. ईश्वर का एक रूप ट्रूथ है. हाँ, ट्रूथ. उसकी अवेयरनेस जब आएगी वो चित्त है. चित्त है. तब आपको आनंद की Bliss. प्राप्ति होगी. Bliss. होगी. एंड यू कैन रियलाइज इट एवरी डे. जैसे मैं अब व्हेन आई सॉल्व अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, और उसके बाद मुझे कई बार बहुत खुशी होती है. Everybody turns around and says कि Krishna also says that I first gave my knowledge to Manu and then Vivaswan. No, Vivaswan and then Manu and then Ikshvaku and then कहीं ना कहीं ये लुप्त हो गया, इसीलिए मैं वापस इस कड़ी को पुनः शुरू कर रहा हूँ. ऐसी भगवत गीता में कह रहे हैं. मेरा ज्ञान सीमित है, अगर गलत है तो प्लीज मुझे बता दें. तो उसमें देन एवरीबडी टुडे एक नैरेटिव तो यही चल रहा है, ये मनुवादी हैं. तो ये वैसे ही एक तो पाखंड, दूसरा इनका ये है डिस्क्रिमिनेशन है, पेट्रियार्कल है. तो ये मनुवादी और पेट्रियार्कल ये जोड़ के बताया जाता है. ये सही है गलत है सोनिया जी? नहीं, पहला शुरुआत मैं करूंगा, फिर बाद में सोनिया ऐड करेगी. जी. मनु की जो बात कर रहे हो ना, देखो क्या है, मैं भी एक अखंड तमिल उलगम हिंदी स्पीकिंग आदमी तमिल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भाषण दे के आया. कोयम्बटूर में हुआ था. मैंने उनको बताया, देखो भागवत महापुराण है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब हम ये जो हमारी काल गणना है ना, उसमें 14 मनवंतर होते हैं. 6 मनवंतर चल गए. अभी वर्तमान में मनु के वंशज है ना, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है. ये वैवस्वत मनवंतर कौन है? राजर्षि द्रविड़ेश्वर है, सत्यव्रत मनु है. मनु हम उनके वंशज हैं, इसलिए अपने फोर फादर को तो आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते. इसलिए मैंने अपने लेक्चर में बता रहा था कि देखो ये मनु जो है ना, उत्तर भारत में पैदा नहीं हुए हैं, दक्षिण भारत में पैदा हुए हैं. उसी उन्होंने ही जब जल प्लावन हुई ना, फ्लड, ग्रेट फ्लड हुआ, तो उसमें बोट में लेकर हिमालय में सबको ले गए. जब पानी रिसीड हुआ तो धीरे धीरे सृष्टि बढ़ गई. तो मैं आईआईटी मद्रास में लेक्चर दे रहा था जीन के ऊपर. तो मैंने कहा देखो, सब लोग कहते हैं जीन मूवमेंट नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन एक ये भी देखो साउथ टू नॉर्थ हो गए. तो उन्होंने एक्सेप्ट किया देयर इज ए मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ. तो ये जो ये कहना कि मनुवादी है, मनुवादी सब लोगों ने उसके आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको न समझ करके, जैसे को ना यूरोपियन लोगों ने हमें गार्बेज डाला, तो उसी चीज को हमने सॉल्व आउट कर लिया ना. अब बट मनुस्मृति को कोट करते हैं. डिफरेंट पैसेजेस ऑफ मनुस्मृतिज आर कोटेड एंड सेड, देखो यहाँ क्या लिखा है मनु ने, यही कहता है मनु. सी दैट्स हाउ इट इज सेड. आप क्या कहेंगे? अब इसी अर्थ में सोनिया ज्यादा एक्सप्लेन करेगी. आपको बता रहा हूँ आउट ऑफ कंटेक्स्ट में कैसे सारा समाज जाता है. देखो मनुस्मृति का श्लोक है जिसको सब फेमिनिस्ट लोग गाली देते हैं, वोमिट करते हैं, कि वहाँ कंटेक्स्ट देखो ना समझ में. कहता है कि लड़की जब छोटी हो, है ना, तो उसका बाप उसका लुक आफ्टर करे, है ना. जब जवान हो जाए ना, सी इज यंग, देन उसका हस्बैंड उसको लुक आफ्टर करे, है ना. जब वृद्ध हो जाए तो उसके संतान उसका लुक आफ्टर करे. अंतिम उसी का स्त्री स्वातंत्र न स्त्री स्वातंत्र अर्हति. उसका कंटेक्स्ट क्या है? स्त्री वुमेन शुड नॉट बी अबंडन, नेग्लेक्टेड, है ना. अब उसको हमारे सारे फेमिनिस्ट लोगों ने कहा आपने वुमेन को फ्रीडम नहीं दिया. आप देख रहे हो, आप फ्रीडम भी नहीं दिया, और ये भी कहा कि महिला अपने आप जो है शी कैन नॉट सर्वाइव, शी कैन नॉट स्टैंड ऑन हर ओन. नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है. देखो उसी में यही सब दैट्स द इंटरप्रिटेशन. हाँ, इंटरप्रिटेशन देखो, कहला उसका देखो ना, कंटेक्स्ट देखो. 3 में क्या कर, केयर फॉर, है ना, टू लुक आफ्टर. अंतिम में करा न स्त्री स्वातंत्र अर्हति. उसको आप मॉडर्न कंटेक्स्ट में अपनी ओर से जिसको मैनिपुलेट करके इंटरप्रेट कर, उसका मतलब है कि यहाँ स्त्री शुड नॉट बी अबंडन्ड इन एनी केस. करेक्ट, बट द काउंटर आर्गुमेंट टू दिस, सोनिया जी, एंड आई एम आस्किंग इज, ऑलराइट, इंटरप्रिटेशन इज रॉन्ग, but where is it written that a stree should not abandon a purush? Why is it written that a father, a husband or a son should take care of the stree, but the other way around is not written? ऐसा I will give you, now Sonia will tell you, other way I will tell you. ऋग्वेद में लिखा है कि wife should take care of the husband like a son.
हाँ 10वें मंडल की माँ है ना, 10वें मंडल का मंत्र है, उसमें कहता है वाइफ शुड टेक केयर ऑफ हस्बैंड एज ए वन सन। as a उसमें तो पूरा वागाम्भृणी सूक्त ही आता पूरा है, बताया। जिसमें वो कहता है अहम मूर्धा, अहम राष्ट्र की जो स्त्री है वही पूरा राष्ट्र है, मूर्धा है वो, उसको आगे लेके जाने वाली जो है वो एक महिला ही है। उसमें ऐसा पूरे समाज को वो लीड कर सकती है, नेतृत्व देती है, ऐसा करके पूरा सूक्त ही है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वागाम्भृणी सूक्त उसको कहा जाता है। अभी पूरा मंत्र उस तरह से याद नहीं आ रहा है, तो उसमें वो अहम मूर्धा, अहम केतु, कि मैं ध्वजा हूँ, जैसे ध्वजा किसी उसकी प्रतीक होती, चिन्ह हम दूर से देख के बता सकते हैं, तो ऐसे में किसी समाज की नारी ध्वजा है कि वो जैसी नारी होगी तो उसका मतलब तो वो समाज का नेतृत्व कर रही है। दूसरा से आप जो कह रहे थे कि कभी हम मनु को लेकर के, कभी हम किसी और को लेकर के ये कहते कि वो बायस्ड है नॉलेज सिस्टम, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से ये बताना चाहती हूँ कि जितना अपना ये जो ज्ञान परंपरा है वो कितनी एक समष्टि आधारित है, न वो किसी व्यक्ति पर आधारित है, न मनु पर, न किसी पर भी, वो एक समष्टि पूरी उसकी व्याख्या करती है। जैसे आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, या अभी विश्व के देशों ने मिलकर के 17 सूत्र बनाए हैं कि हम प्रकृति का दोहन ना करते हुए एक विकास कर सके। उसमें आप देखिए, आज आप बिना घड़ी के टाइम नहीं बता सकते, आप बिना कैलेंडर के आज डेट नहीं बता सकते हैं, पर हमारा वो जन समुदाय, वो अनपढ़ महिला जो लास्ट आज जिसको हम अनपढ़ कहते हैं, उस दृष्टि से भी देखे, अंतिम व्यक्ति तक चंद्रमा देख करके तिथि बता सकता था, सूर्य देख करके वार बता सकता था, नक्षत्र देख करके वह आज कौन सा मास है यह बता सकता था। कोई पेपर वर्क नहीं है। Go